नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यहाँ पर हम सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के राजस्थान जीके वाले नोट्स देख रहे थे और इससे संबंधित मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और वहाँ तक के पूरे नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं 2 वीडियो में। अब उससे आगे हम चलेंगे। मित्रों, यहाँ पर हम सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के नोट्स देख रहे हैं। फिर बता रहा हूँ, आप ध्यान से पूरा वीडियो देखें शुरू से लेकर अंतिम समय तक। कहीं पर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो आपको तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का मैं जवाब आपको दे दूंगा। कहीं पर भी आपको शंका है, समाधान है तो उसके लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हैं ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो भी वीडियो मेरी ओर से अपलोड हो रहे हैं और होते रहेंगे उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके और आप अपने समय अनुसार अपने समय अनुकूल वीडियोज़ को देख सके और साथ में नोट्स बना सके। यदि वीडियोज़ के व्यूज़ अधिक आते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं इन नोट्स की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, जहां से आप आराम से इसका पीडीएफ निकाल सकेंगे या फिर आप लिख सकोगे आराम से। ठीक है, तो हम चलते हैं आज आगे की ओर और देखते हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण नोट्स। राणा रायमल, इनका कार्यकाल था 1473 से 1509। रायमल के दरबार में अर्जुन नाम का शिल्पी तथा विद्वान गोपाल भट्ट तथा महेश भट्ट रहते थे। तो ये अर्जुन नाम का शिल्पी किस शासक के दरबार में था? राणा रायमल। ये मेवाड़ का हम देख रहे हैं। और गोपाल भट्ट और महेश भट्ट किसके दरबारी विद्वान थे? तो राणा रायमल के। राणा रायमल ने एकलिंगजी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और रायमल के 11 रानियां, 13 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। रणथंभौर के चौहान, ये वहां पर हो गया, बाकी हमारा उधर रह गया था थोड़ा बहुत जो हो गया है। अब हम देखते हैं रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान स्थापना किसने की थी? गोविंदराज ने। कब की थी? 1194 में। ये गोविंदराज कौन है? ये पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र है। ठीक है, तो रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना 1194 में गोविंदराज के द्वारा की गई। यह गोविंदराज पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था। इसके बाद में यहाँ के शासक बनते हैं वल्लण। वल्लण के बाद में आता है प्रहलादन और प्रहलादन के बाद में आता है वीर नारायण। वीर नारायण को इल्तुतमिश ने दिल्ली बुलाकर धोखे से मरवा दिया था। इसके बाद में वाग्भट की मृत्यु हो गई थी 1248 में। वाग्भट ने पुनः रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। वाग्भट के पुत्र थे जो शासक बने रणथंभौर के, जयसिम्हा। जयसिम्हा को जयद्रथ सिंह भी कहते हैं और जयसिंह के नाम से भी जानते हैं। इस जयसिम्हा की मृत्यु कब हुई थी? 1282 में। और इस वाग्भट के समय दिल्ली का शासक कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने किसको मरवाया था? यहाँ पर हमने देखा है वीर नारायण पंवार को। फिर इसके बाद में 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और फिर ये अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बना देता है और 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बनी थी। फिर इसके बाद में आता है बहमराज, मसरूद शाह और नासिरुद्दीन। इसके बाद में हम देखते हैं हमीरदेव चौहान को। ये सबसे महत्वपूर्ण शासक है रणथंभौर का और इसी को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राणा हमीरदेव चौहान को। जयसिम्हा का तीसरा पुत्र था ये। हमीरदेव अपने हट के लिए प्रसिद्ध था। त्रिया तेल हमीर हट छड़े ना दूजी बार। ये उक्ति भी इसी राणा हमीरदेव चौहान के बारे में या फिर इसी राणा हमीरदेव चौहान से संबंधित है। हमीरदेव ने भीमरस के राजा अर्जुन, धार राजा भोज परमार, चित्तौड़ के समर सिंह को पराजित किया था। हमीर चौहान ने अपने जीवन काल में कुल 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें से यह 16 युद्धों में विजयी
रहा था। हमीरदेव चौहान ने कोटीय जन यज्ञ करवाया था और जिसका पुरोहित कौन था? विश्व रूपम। ये ध्यान में रखना है। रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान ने कोटीय जन यज्ञ करवाया और इस यज्ञ का पुरोहित कौन था? विश्व रूपम। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया, आपको पता है, 1291 में और 1292 में। 1292 में ये दोबारा आया था, तब बहुत लंबे समय तक रणथंभौर का घेरा डाले रखता है, लेकिन इसको कोई सफलता हाथ नहीं लगती है। तो फिर इसके बाद में ये कहते हुए ये रणथंभौर से लौट जाता है कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। यानी कि वही अंगूर खट्टे बिल्ली वाली कहानी, जब बिल्ली का अंगूर हाथ नहीं है तो अंगूरों में उसने दोष निकाल दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर के दुर्ग में दोष निकाल रहा है कि मैं ऐसे दुर्गों को 10 किलो के बराबर भी, ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता तो फिर यहाँ पर 6 महीने 7 महीने तक डेरा डाल के क्यों पड़ा हुआ था फालतू में। जाहिन दुर्ग को रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है। जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हमीरदेव चौहान की तरफ से गुरुदास सैनी मारा गया था। ये ध्यान में रखना, जब ये किया था 1252 में आया था उस समय पर। रणमाल और वो दूसरे जो मारे जाएंगे वो दूसरे समय में। यहाँ पर जब जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था उस समय पर हमीरदेव चौहान की तरफ से गुरुदास सैनी मारा गया था। फिर आता है रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही मंगोल नेता मोहम्मद शाह को हमीरदेव ने शरण दी थी। यानी कि ये अलाउद्दीन खिलजी, ये मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन खिलजी की रानी थी एक चेमना कुछ करके उसका नाम था। तो इस मोहम्मद शाह ने इसके साथ में अपने अनैतिक संबंध बना लिए थे। तो इसका पता अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मारना चाहा तो ये बच करके मोहम्मद शाह हमीरदेव की शरण में आ गया था। हमीरदेव ने फिर इसको शरण प्रदान की थी। तो 1299 के लगभग उलगू खां, नुसरत खां और अलप खां ने हमीर पर आक्रमण किया। इस दौरान हमीर की ओर से धर्म सिंह व भीम सिंह लड़ने गए थे, जिसमें भीम सिंह मारा गया और नुसरत खां भी मारा गया। यहाँ पर कहानी क्या है, 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उलगू खां, नुसरत खां, अलप खां को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उधर से अलाउद्दीन खिलजी की सेना आई और इधर से हमीरदेव चौहान की तरफ से धर्म सिंह और भीम सिंह, ये दोनों अपनी सेना लेकर के गए और फिर दोनों सेनाओं के बीच में लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। उसके अंदर हमीरदेव चौहान का सेनापति भीम सिंह तो मारा गया और धर्म सिंह बच करके वापस आ गया और उधर से अलाउद्दीन खिलजी का नुसरत खां मारा गया था सेनापति। फिर दोबारा 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आता है अपनी सेना लेकर रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए। इस दौरान हमीरदेव के गद्दार सेनापति रणमल व रतिपाल ने रणथंभौर दुर्ग के गुप्त मार्ग अलाउद्दीन खिलजी की सेना को बता दिए और फिर अलाउद्दीन खिलजी की सेना आराम से रणथंभौर दुर्ग में प्रवेश कर गई। उधर से राजपूतों ने भी फिर दुर्ग के द्वार खोल के लड़ाई करना उनसे अच्छा समझा छिपने के बजाय, और वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। ठीक है, यहाँ पर रणमल और रतिपाल ने यहाँ पर गद्दारी की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको लालच दिया था कि हम हमीरदेव को पराजित करके और आपको रणथंभौर का शासक हम बना देंगे। तो इस लालच में आ गए रणमल और रतिपाल और इन्होंने गद्दारी की। गद्दारी करने के बाद में फिर ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी के पास में गए कि अब हमको शासक बनाइए रणथंभौर का। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि तुम ऐसे महान राजा हमीरदेव चौहान के ही सगे नहीं हो सके, उसके साथ धोखा किया तो तुम मेरे साथ भी कभी भी धोखा कर सकते हो। और उसी समय फिर अलाउद्दीन खिलजी इस रणमल और रतिपाल को भी मार देता है। इस कारण 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर में हमीर के नेतृत्व में केसरिया हुआ और रानी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ। हमीर की पुत्री देवलदे जिसे पद्मा के नाम से भी जाना जाता है, इसने एक दिन पूर्वी पदमला तालाब बना हुआ एक रणथंभौर दुर्ग के अंदर उसमें कूद करके जल जौहर कर लिया था।
हमीरदेव चौहान ने अपने शासनकाल के 32 वर्ष पूर्ण होने पर अपने पिता जैत्र सिंह या फिर जयसिम्हा या फिर जयसिंह की याद में 32 खंभों की एक छतरी का निर्माण करवाया था। इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। हमीरदेव चौहान के दरबार विद्वान थे विजयादित्य और गुरु था कौन? राघव देव। प्रमुख ग्रंथ देखते हैं हम। हमीर महाकाव्य, इसके लेखक कौन है? नयन चंद्र सूरी। हमीर रासों के लेखक दो व्यक्ति माने जाते हैं, सारंगधर और जोधराज। हमीर अट के लेखक है चंद्रशेखर। हमीर मर्द मर्दन के लेखक है जयसिंह सूरी। खजान और फुतुए के लेखक है अमीर खुसरो। और ये हमीर मर्द मर्दन पुस्तक संबंधित है किससे? इल्तुतमिश से संबंधित है। हमीर मर्द मर्दन में इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन मिलता है। यह हमीर मर्द मर्दन पुस्तक इल्तुतमिश से संबंधित है। ये ध्यान में रखना है, हमीर से संबंधित नहीं है। झालोर के चौहान, झालोर के चौहान, झालोर का प्राचीन नाम क्या था? जाबालीपुर। क्यों पड़ा? जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण। झालोर दुर्ग सुवर्णगिरी या सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इस कारण झालोर के चौहान शासकों को सोनगरा चौहान भी कहा जाता है। झालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? कृतिपाल चौहान। कब की थी? 1181 में। सोनगरा चौहान क्यों कहा जाता है झालोर के चौहानों को? क्योंकि झालोर का जो दुर्ग है वो सुवर्णगिरी या फिर सोनगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। इस कारण से झालोर के चौहान शासकों को सोनगरा चौहान भी कहा जाता है। और झालोर के चौहान वंश की स्थापना या फिर सोनगरा चौहान वंश की स्थापना कृतिपाल चौहान ने 1181 में की थी। कृतिपाल चौहान ने चौहानों की सोनगरा शाखा की स्थापना की। इधर से हम देखें सोनगरा चौहानों के प्रथम शासक कौन थे? कृतिपाल चौहान। फिर आते हैं समर सिंह, फिर आते हैं उदय सिंह और फिर आते हैं यहाँ पर चचिक देव। इस चचिक देव के समय दिल्ली के शासक थे नासिरुद्दीन मोहम्मद और बलबन। चचिक देव के बाद में आता है सामंत सिंह और फिर अंतिम शासक था सोनगरा चौहानों का कानड़ देव चौहान। इसका कार्यकाल माना जाता है 1305 से 1311 या फिर 1296 से 1311। कृतिपाल चौहान ने मेवाड़ शासक सामंत सिंह को पराजित किया। मुहणोत नैण सिंह ने कृतिपाल चौहान को कीतु एक महान राजा कहा था। सुंडा अभिलेख झालोर में है और इस सुंडा अभिलेख में कृतिपाल चौहान को राजेश्वर कहा गया है। सुंडा अभिलेख झालोर में है और सुंडा अभिलेख में कृतिपाल चौहान को राजेश्वर कहा गया है। समर सिंह ने अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह चालुक्य शासक भीमदित्य के साथ में किया था। उदय सिंह ने इल्तुतमिश का सफलतापूर्वक सामना किया तथा गुजरात शासक लवन्य प्रसाद को भी पराजित किया। पंडित दशरथ शर्मा के अनुसार उदय सिंह की मृत्यु के समय जालोर उत्तर भारत का सर्वाधिक संभवतः शक्तिशाली राज्य था। ये ध्यान में रखना है, जालोर को उत्तर भारत का संभवतः सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य किसने बताया है? पंडित दशरथ शर्मा ने। और ये जो नोट्स है वो दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा, कालूराम शर्मा और मैंने जो एमए किया है कोटा यूनिवर्सिटी से, तो कोटा यूनिवर्सिटी की किताबें जो राजस्थान जीके संबंधित है उसके वहाँ से ये सब एकत्रित किए गए हैं नोट्स है। तो ये आपको बिल्कुल वैलिड और नोट्स है, कहीं पर भी आपको इसमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि कहीं डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कानड़देव चौहान 1305 से 1311 इसका शासनकाल रहा है और 1298-99 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने गुजरात आक्रमण के दौरान सोमनाथ के शिव मंदिर को लूटा था और यहाँ पर जो शिवलिंग था उसको खंडित करके उसके टुकड़े करके अपने साथ वापस लेकर आ रही थी ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना। तो जालोर शासक
कानड़देव की सेना का मंत्री कौन था? जेता देवड़ा ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर आक्रमण करके शिवलिंग की मूर्ति के जो टुकड़े थे उनको छीन लिया और उनको 5 अलग-अलग गांवों में स्थापित करवा दिया। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी ने जालोर पर आक्रमण किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रथम बार कब किया जालोर पर आक्रमण? 1305 में। किसके नेतृत्व में? अपने सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में। इसने कानड़देव चौहान के साथ में एक सम्मानजनक संधि करने का वादा किया और इसको दिल्ली लेकर के आया। लेकिन यहाँ पर कानड़देव चौहान को उचित सम्मान नहीं मिलने के कारण कानड़देव चौहान दिल्ली से वापस जालोर में आ जाते हैं। सिवाना दुर्ग, ये सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है। सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। सिवाना दुर्ग हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है और सिवाना दुर्ग का निर्माता वीर नारायण पंवार था। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था, क्योंकि 1305 में भेजा था किसको? एन उल मुल्क मुल्तानी को, लेकिन उसने संधि करके और ले गया कानड़देव को। वहां पर कानड़देव को सम्मान नहीं मिला तो फिर वो वापस आ गया। फिर इससे नाराज होकर 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं जालोर पर आक्रमण करने का प्लान बनाया और फिर वो वहां से रवाना हुआ। तो जालोर को जीतने के लिए सबसे पहले सिवाना दुर्ग को जीतना अनिवार्य था, क्योंकि ये यहाँ पर मार्ग में पड़ता था। इसीलिए जालोर दुर्ग को सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं दुर्ग पर आक्रमण किया था। इस समय कानड़देव के भतीजे सातलदेव व सोम ने अलाउद्दीन खिलजी के इस आक्रमण का सामना किया था। 2 जुलाई 1308 को कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को घेर लिया और 10 नवंबर 1308 को जीत लिया। इस समय भी सातलदेव का एक सेनापति था भावला। इस बावड़ा ने सातलदेव के साथ में गद्दारी की, धोखा किया और सिवाना दुर्ग में एकमात्र जो पानी का स्रोत था भांडेलाव तालाब, उसमें गोरख मिला दिया। देखो यहाँ पर भी कहीं भी हमारे राजपूत शासक इतने कमजोर नहीं थे। हमारे राजपूत शासक बहुत अच्छी तरीके से, बहुत युद्ध कौशल के साथ में लड़ाई करना जानते थे। लेकिन इतिहास में हम पढ़ते हैं कि इन राजपूत शासकों की हार, अधिकतर राजपूत शासकों की हार उनके ही लोगों के द्वारा गद्दारी किए जाने के कारण हुई। उधर हमने देखा रणमल और रतिपाल को। रणथंभौर में उनको हराना इतना आसान नहीं था, हमीरदेव चौहान को, लेकिन इन्होंने गद्दारी की तो हार गया। यहाँ पर सातलदेव भी नहीं हारता, लेकिन ये बावड़ा अगर गद्दारी नहीं करता तो, लेकिन इस बावड़ा ने गद्दारी की और सातलदेव को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। 1308 में सिवाना दुर्ग में क्या हुआ? साका हो गया और सिवाना दुर्ग को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंप दिया? कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में फिर जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया। किसके समय? कानड़देव के समय। इस दौरान कानड़देव के सेनापति दहिया बीका ने विश्वासघात किया था, जिसे इसकी ही पत्नी ने मार दिया था। यहाँ पर भी क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी ने इस दहिया बीका को जालोर का शासक बनाने का लालच दिया कि हम इस कानड़देव को मार देंगे, इसको यहाँ से हटा करके आपको यहाँ का शासक बना देंगे, आप हमें इस दुर्ग में घुसने के जो गुप्त मार्ग है उनको बता दीजिए। तो दहिया बीका आ गया, हाँ मैं तो शासक बनूंगा, मैं तो राजा बनूंगा। तो इसने गुप्त मार्ग में बता दिए। गुप्त मार्ग अलाउद्दीन खिलजी की सेना को, अलाउद्दीन खिलजी की सेना इस गुप्त मार्ग से इस दुर्ग में आराम से यहाँ प्रवेश कर गई। इधर से ये जाता है अपनी पत्नी के पास में और उसको बोलता है, मैं तेरा राजा, तू मेरी रानी, यानी कि तू कल सुबह से रानी बन जाएगी। तो इसकी पत्नी चौंकती है कि मैं इतनी जल्दी कैसे रानी बन जाऊँ, ऐसा क्या किया आपने? तो फिर ये बता देता कि मैंने ऐसे अलाउद्दीन खिलजी को जालोर दुर्ग के गुप्त मार्ग को यहाँ पर बता दिया है। अब वो अपने जो राजा है उसको मार देंगे और कल मेरे को यहाँ का राजा
बना देंगे। तो इससे ये नाराज होती है पत्नी और इसको मार करके तुरंत मार करके कानरदेव के पास में आती है, लेकिन तब तक ये सेना अंदर प्रवेश कर चुकी थी और युद्ध हो चुका था जिसमें कानरदेव शहीद हो चुके थे। 1311 में झालोर का प्रथम साका हुआ। देखो यहाँ पर एक हम चर्चा करें कि राजस्थान का प्रथम साका कहाँ पर हुआ, तो रणथंभौर में हुआ। कब हुआ? 1301 में। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए। पहला हुआ था कब? 1303 में रतन सिंह के समय। दूसरा हुआ था 1534 में कमलावती के समय। और तीसरा हुआ था 1567-68 में उदय सिंह के समय। और पहला हुआ था राजस्थान का पहला साका 1301 में रणथंभौर में हुआ था। झालोर का कब हुआ? 1311 में। सिवाना का कब हुआ? 1308 में। कानड़देव व वीरमदेव के नेतृत्व में यहाँ पर साका हुआ। वीरमदेव कानड़देव के क्या थे? पुत्र। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया? जलालाबाद। और यहाँ पर एक अलाई मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। ये जो फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री, ये इस वीरमदेव से प्रेम करती थी और ये कहती थी कि मैं शादी करूंगी तो वीरमदेव से ही करूंगी। लेकिन वीरमदेव कहता था कि मैं तुम लोगों के साथ में वैवाहिक संबंध नहीं बनाऊंगा। और इनके प्रेम को लेकर ही ये लड़ाई यहाँ पर हुई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्र थी फिरोजा, इसने वीरमदेव से प्रेम करती थी और वीरमदेव जब शहीद हो गया तब इसने यमुना नदी में कूद करके क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। फिरोजा की दाहिमा कौन थी? गुल बियस्त। कानड़देव चौहान की जानकारी संबंधित स्रोत कौन कौन से हैं? तो कानड़देव प्रबंध, वीरमदेव, सोनगरारी बात, और इसके लेखक कौन है? पदम नाभ। नैनश्री ख्यात के लेखक मोहनोत नैनसी और खजाने उल फुतुह के लेखक अमीर खुसरो। इसके बाद में तारीख फरिश्ता के लेखक मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, बताता हूँ बाद में। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम खैराबाद रखा था और जालोर दुर्ग का नाम क्या रखा? जलालाबाद। सिवाना को किसको सौंपा था? कमालुद्दीन गुरु को। सिवाना में जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? मेणादे के नेतृत्व में। और जालोर में जैतलदे के नेतृत्व में हुआ था। सिवाना में जौहर हुआ था मेणादे के नेतृत्व में और जालोर में हुआ था जैतलदे के नेतृत्व में। कुंभा जीवन के अंतिम दिनों में उन्मादी रोग से ग्रसित हो गया था। 1468 में मामादेव कुंड के पास कुंभा के बड़े पुत्र उदा या फिर उदयकरण ने कुंभा की हत्या कर दी थी। ये थोड़े से नोट्स यहाँ पर मतलब दोबारा आ रहे हैं, तो एक बार हम इनको देख लेते हैं। वैसे पीछे ये हो गए हैं, लेकिन ये मैंने शायद लिखने में इनको गलती कर दी कहीं कहीं, तो ये दोबारा से आ रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन देख लेते हैं, कोई नुकसान इसमें नहीं होगा। रायमल 1473 से 1509। इसके दरबार में अर्जुन नाम का एक शिल्पी रहता था और गोपाल भट्ट व महेश भट्ट नाम के विद्वान रहते थे। राणा रायमल के 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज, जिसको हम पृथ्वीराज सिसोदिया के नाम जानते हैं, जयमल और संग्राम सिंह। संग्राम सिंह राणा रायमल का तीसरा पुत्र था। इनमें से पृथ्वीराज और संग्राम सिंह दोनों सगे भाई थे और जयमल अकेला था, वो ये दूसरी रानी का बेटा था। ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया, इसी को हम उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं और इसी की पत्नी का नाम है ताराबाई, जो कि टोडा के सुल्तान की पुत्री थी। इसने इस जयमल की हत्या कर दी थी। फिर इसके बाद में आता संग्राम सिंह। ये दोनों सगे भाई थे और इनकी माँ थी रतन कुंवर पृथ्वीराज की और संग्राम सिंह की। ये संग्राम सिंह राणा सांगा ही है, राणा सांगा। पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम क्या रखा था? तारागढ़ दुर्ग। पृथ्वीराज की बहन थी आनंदीबाई। आनंदीबाई के पति सिरोही के राव जगमाल देवड़ा ने पृथ्वीराज को जहर देकर के मार दिया था। राणा रायमल ने मेवाड़ में रामशंकर समया नाम के 3 तालाबों का निर्माण करवाया था।
पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ में है और पृथ्वीराज सिसोदिया के जो घोड़ा था उसका नाम है साहण। साहण। इसके बाद में आता है राणा संग्राम सिंह। राणा संग्राम सिंह। संग्राम सिंह कहानी आपने सुनी होगी कि इनके, हाँ ये यहाँ पर आ गया ना, लिखा हुआ है राणा संग्राम सिंह। देखते हैं कि इनका शासनकाल 1509 से 1528 तक, और मालवा का शासक था उस समय नासरुद्दीन खिलजी, और दिल्ली में था सिकंदर लोदी, और गुजरात में था मोहम्मद शाह बेगड़ा। ठीक है, राणा सांगा के समय। राणा सांगा का जन्म कब हुआ? 12 अप्रैल 1482 को, और राज तिलक हुआ था राज्याभिषेक 24 मई 1509 को। भीमल गांव की चारण जाति की पुजारी ने राणा सांगा के शासक बनने की भविष्यवाणी की थी। मतलब ये तीनों भाई कौन? पृथ्वीराज, जयमल और राणा सांगा। ये पहले तो एक पुजारी से पूछते हैं, तो उस पुजारी ने भी यही भविष्यवाणी की कि राणा सांगा ही अगला शासक होगा मेवाड़ का, आप तीनों में से। फिर उसके बाद में आते हैं चारण जाति के पुजारी के पास में। उस पुजारी ने भी राणा सांगा को ही शासक बनने की भविष्यवाणी की कि राणा सांगा ही मेवाड़ के शासक बनेंगे। इससे पृथ्वीराज और जयमल दोनों नाराज हो जाते हैं। पृथ्वीराज ने उसी समय पर राणा सांगा पर आक्रमण किया, राणा सांगा को मारने का प्रयास किया, और जो वार किया उसमें राणा सांगा की एक आंख क्षतिग्रस्त हो गई थी। राणा सांगा यहाँ से रवाना होकर के दूसरी जगह आते हैं। ये आगे चलता है मामला, देखते हैं क्या है। भीमल गांव की चारण जाति की पुजारी ने राणा सांगा के शासक बनने की भविष्यवाणी की थी। रायमल का चाचा सारंगदेव व स्वयंकरण पुत्र सूरजमल स्वयं को मेवाड़ का उत्तराधिकारी मानते थे। इस कारण सभी में संघर्ष हुआ। जैसे ही भीमल चारणी ने राणा सांगा के शासक बनने की भविष्यवाणी की, अन्य दो भाइयों पृथ्वीराज सिसोदिया व जयमल ने इसको मारना चाहा। राणा सांगा जान बचाकर सेवंतरी गांव के रूपनारायण मंदिर पहुंच गए, जहां पर भी ये दोनों आ गए, जयमल और पृथ्वीराज। लेकिन यहाँ पर बिदर राठौड़ राणा सांगा की सहायता करते हुए मारा गया। राणा सांगा यहाँ से भागे, और भागे 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 कहाँ पहुंच गए? अजमेर के करमचंद पंवार के पास में। फिर करमचंद पंवार ने इनको शरण दी। सारंगदेव को पृथ्वीराज ने मार दिया था। 1509 से पहले पृथ्वीराज व जयमल दोनों की मृत्यु हो गई। 1509 से पहले, यानी कि राणा सांगा के शासक बनने से पूर्व। कब बना था? 24 मई 1509 को। तो इससे पहले ही 1509 से पहले ही इन दोनों की मृत्यु हो गई थी। तो अंतिम में फिर शासक किसको बनना था? राणा सांगा को। जैसे कि भविष्यवाणी की थी किसने? भीमल गांव की पुजारी ने, चारण जाति की पुजारी ने। यहाँ पर हम देखें तो राणा सांगा के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी, और फिर इसके बाद में आता इब्राहिम लोदी। इस इब्राहिम लोदी के साथ में राणा सांगा के 2 युद्ध हुए थे, इसके साथ में नहीं हुए। वो मालवा शासक कौन था? नासरुद्दीन खिलजी और मोहम्मद खिलजी द्वितीय, इसके साथ में एक युद्ध हुआ था। और गुजरात में था मोहम्मद शाह बेगड़ा और मुजफ्फर शाह और बहादुर शाह। युद्ध खातौली का युद्ध 1517 में हुआ था। खातौली कहाँ पर है? खातौली कोटा में पड़ता है अभी। तो खातौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें राणा सांगा विजयी रहे। इसके बाद में बाड़ी धौलपुर का युद्ध कब हुआ? 1518 में। वही राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, और विजयी कौन रहे? राणा सांगा। तो दोनों याद रखना है। खातौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, विजयी कौन रहे? राणा सांगा। बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, विजयी कौन रहे? राणा सांगा। इब्राहिम लोदी ने मियाँ हुसैन व मियाँ माखन को यहाँ पर भेजा था धौलपुर में लड़ाई करने के लिए। फिर होता है गागरोन झालावाड़ का युद्ध 1519 में। वही राणा सांगा और मोहम्मद खिलजी द्वितीय के बीच में। इसमें राणा सांगा विजयी रहते हैं, और मोहम्मद खिलजी द्वितीय को राणा सांगा ने क्या बना लिया? बंदी बना लिया। इसके बाद में बयाना युद्ध हुआ 1527 में भरतपुर में राणा सांगा और बाबर के बीच में, जिसमें राणा सांगा विजयी रहे। ठीक है, इस
भयानक युद्ध में राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को बहुत अच्छी तरह से पीटा, बढ़िया ठोक ठोक के खूब अच्छी तरह से ठोका, और इतनी अच्छी तरह से ठोका कि जो अगला युद्ध होगा खानवा का युद्ध, इस खानवा के युद्ध से पहले तो बाबर की सेना ने राणा सांगा की सेना के साथ में युद्ध करने से साफ साफ मना कर दिया, भाई हम तो राणा सांगा की सेना के सामने नहीं लड़ेंगे, और किसी की सेना से और किसी राजा से आप हमें लड़ा दो, हम लड़ लेंगे। इतना भयंकर यहाँ पर भयानक युद्ध में जो हुआ था 16 फरवरी 1527 को, इसमें राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को बढ़िया ठोका था अच्छी तरीके से। खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को, कहाँ पर? रूपवास तहसील भरतपुर में। किसके बीच में? राणा सांगा और बाबर के बीच में, और इसमें विजयी रहता है कौन? बाबर विजयी रह जाता है। इस युद्ध से पूर्व राणा सांगा ने एक पातीपरण एक वो भेजा था आमंत्रण पत्र युद्ध में शामिल होने के लिए, उसको पातीपरण बोलते हैं। खानवा युद्ध से पूर्व राणा सांगा ने राजपुताना के सभी शासकों को युद्ध में साथ देने के लिए आमंत्रित किया था, और इसी को पातीपारण या पातीपारण के नाम से जाना जाता है। इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ में 7 राजा थे, 9 राव थे और 104 सरदार शामिल हुए थे। कहाँ से कौन आया? अलवर से हसन का मेवाती आया, चंदेरी से मेदिनी राय आया, मारवाड़ से राणा गांगदेव ने अपने पुत्र मालदेव को भेजा सेना लेकर, बीकानेर से जैत सिंह ने अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा सेना लेकर, देवलिया का रावत बाग सिंह आया, और आमेर से पृथ्वीराज कछुआ आया जो इनका बहनोई था, सादड़ी से जाला अज्जा आया, गोगुंदा से जाला सज्जा आया, बूंदी से नर्मद आया, और बागड़ा का उदय सिंह आया, सिरोही से अखीराज दूधा आया, मेड़ता से विरमदेव, जगनेर से अशोक परमार, और नागौर से खानजादा सहेलदी तंवर, चंद्रभान, मणिक चंद चौहान इत्यादि यहाँ पर आए थे। अब इस खानवा के युद्ध में युद्ध होने से पूर्व राणा सांगा ने अपनी युद्ध नीति बना ली थी कि हमको क्या करना है। राणा सांगा ने अपनी एक टुकड़ी को इस प्रकार से कहा था कि जैसे हम युद्ध में जाएंगे, आप बाबर की जो तोपें हैं उनका मुंह घुमा देना, उनका मुंह घुमाकर बाबर की सेना की ओर कर देना, बाकी का सारा काम हम अपने आप देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी वही धोखा, राजपूतों के साथ में तो गद्दारी करने वाले बहुत थे, कोई ना कोई एक न एक व्यक्ति तो गद्दार निकला ही था। इसी कारण से राजपूत यहाँ पर हारे। यहाँ पर ये जो सहेलदी तंवर है, इसने राणा सांगा के युद्ध की पूरी नीति जाकर बाबर को बता दी, तो बाबर फिर सावधान हो गया, और फिर इस कारण से इस युद्ध में राणा सांगा को हार का सामना करना पड़ा। काबुल के ज्योतिष मोहम्मद शरीफ ने खानवा के युद्ध में बाबर के ग्रह नक्षत्र गलत मानते हुए कहा था कि इस खानवा के युद्ध में बाबर की हार होगी, ये भविष्यवाणी की थी। खानवा युद्ध में राणा सांगा घायल हो जाते हैं, तब इनके मुकुट को जाला अज्जा ने धारण किया था, और घायल राणा सांगा को मालदेव व अखेराज ने सुरक्षित बसवा दौसा ले गए थे। यहाँ पर ध्यान में रखना है, यहाँ पर राणा सांगा का मुकुट किसने धारण किया है? जाला अज्जा ने। वही हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप के मुकुट को किसने धारण किया था? झाला बीदा ने। प्रताप को विदा किसने किया था? युद्ध के मैदान से झाला बीदा ने। और यहाँ पर किसने बुलाया था लड़ने के लिए कि आओ आओ मैं लड़ूंगा, मेरे राजा को जाए? झाला अज्जा ने। अज्जा 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 लड़ ले, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। राणा सांगा ने होश में आने पर, यहाँ बसवा दौसा में होश आया राणा सांगा को, तो राणा सांगा ने होश में आने पर बाबर को पराजित करने की प्रतिज्ञा की, और मेदिनी राय के सहयोग हेतु चंदेरी के लिए प्रस्थान किया, क्योंकि बाबर इस मेदिनी राय के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार था, आक्रमण करने के लिए जा रहा था। तो उसी समय पर राणा सांगा ने प्रतिज्ञा की कि मैं बाबर की सेना को हराऊंगा, मेदिनी राय की सहायता के लिए हम सबको चलना होगा। लेकिन राणा सांगा के सरदार जो युद्ध करने के पक्ष में नहीं थे, राणा सांगा को कालपी नहीं मानने पर राणा सांगा खूब समझाया कि आप युद्ध मत करो, अभी हम युद्ध करने की हालत में नहीं है, हम पहले अच्छी प्रकार से अपनी सेना को संगठित करेंगे, आपको स्वस्थ करेंगे, आप जब स्वस्थ हो जाओ, जब हमारी सेना बन जाए, तब आप बाबर से युद्ध
कर लेना। लेकिन राणा सांगा उस समय पर नहीं माने। तो फिर ये जो सरदार इनसे नाराज हो रहे थे, उन सरदारों ने कालपी इरिज के पास में राणा सांगा को जहर दे दिया, जिसके कारण 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। राणा सांगा का दाह संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया और यहीं पर अशोक परमार ने राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी बनवाई थी। ये आपको ध्यान में रखना है इम्पोर्टेंट करके कि राणा सांगा की छतरी कहाँ पर है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कितने खंभों की, 8 खंभों की। बनवाई किसने, अशोक परमार ने। ये खानवा युद्ध में साथ दिया था उसका, राणा सांगा का। 17 मार्च 1527 को हुए खानवा के युद्ध में बाबर की जीत के कारण बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति का इसमें प्रयोग किया। उस्मानी पद्धति तोपों का प्रयोग किया और इसके 2 तोपची थे, कौन, मुस्तफ़ा व अली। मुस्तफ़ा अली लिखेंगे, याद कर लेंगे आराम से, मुस्तफ़ा अली, बस मुस्तफ़ा व अली। बाबर ने खानवा युद्ध से पूर्व जिहाद की घोषणा की या नारा दिया और युद्ध के बाद में, खानवा के युद्ध के बाद में गाजी यानी कि धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। इसके बाद में राजपूत सैनिकों के मृत शवों के सिरों की एक मीनार भी इसने बनवाई थी। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने अलतमगा यानी कि एक व्यापारी कर था, ये अलतमगा कर को समाप्त कर दिया तथा शराब के घड़े तुड़वा दिए। राणा सांगा ने अपनी रानी कर्मावती को रणथंभौर का दुर्ग दिया और 60 लाख रुपए की जागीर प्रदान की थी। राणा सांगा को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट, हिंदूपत सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, वह एक आंख से काणा था। काणा क्यों था, क्योंकि वहाँ हमने देखा पृथ्वीराज सिसोदिया ने इनके ऊपर आक्रमण किया था। जैसे ही भीमल गांव की पुजारिणी ने, चारण जाति पुजारिणी ने इनके शासक बनने की भविष्यवाणी की थी, उस समय पर पृथ्वीराज सिसोदिया ने तलवार से इनके ऊपर वार किया और उस वार में इनकी एक आंख क्षतिग्रस्त हो गई थी। खानवा युद्ध में सैयदी तंवर ने राणा सांगा के साथ में विश्वासघात किया और बाबर को राणा सांगा की योजना के बारे में बता देता है। राणा सांगा की 2 रानियां थी, एक धनबाई जिनको धनसी के नाम से जाना जाता है, ये मारवाड़ की थी। इनके 2 पुत्र थे, भोजराज पत्नी थी मीराबाई और एक रतन सिंह द्वितीय। रतन सिंह फर्स्ट वहाँ पर आ चुका है 1301 वाला। एक रानी थी बूंदी की, नाम था कर्मावती और सूरजमल हाडा की ये बहन थी। और इस कर्मावती के 2 पुत्र हुए, कौन, विक्रमादित्य और उदय सिंह। ये उदय सिंह द्वितीय हैं, राणा प्रताप के पिताजी। इनमें से रतन सिंह ये वो नहीं है, इनमें से रतन सिंह व उदय सिंह अहरिया उत्सव में दोनों आपस में लड़ते हुए मारे गए। फिर बचे कौन, ये रतन सिंह द्वितीय 1528 से 1531 इनका शासनकाल रहा। और इनके बाद में राणा विक्रमादित्य आते हैं, जो कि 1531 से 1536 तक रहते हैं। ये एक अयोग्य शासक थे। ये विक्रमादित्य वही है जो मीराबाई को परेशान किया करते थे। इस विक्रमादित्य के समय पर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1533 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और उस समय पर रानी कर्मावती ने संधि करके बहादुर शाह को वापस भेज दिया था और संधि के तहत इसको एक रणथंभौर का दुर्ग सौंप दिया था, क्योंकि उस समय पर विक्रमादित्य भी बालक ही था, अयोग्य था, ये युद्ध करने के हालत में नहीं था विक्रमादित्य। तो कर्मावती ने सोचा कि इसको मैं ये रणथंभौर का दुर्ग दे देती हूँ और ये यहाँ से वापस चला जाएगा। तो बहादुर शाह को रणथंभौर का दुर्ग दे दिया और ये यहाँ से वापस चला गया। वापस तो चला गया, लेकिन इसका लालच बढ़ गया। ये समझ लिया कि सामने वाला कमज़ोर है, हम दोबारा से आक्रमण करते हैं तो ज़्यादा और कुछ मिलेगा। तो फिर ये बहादुर शाह दोबारा आता है 1534 में। 1534 में बहादुर शाह ने पुनः रूमी खां, ध्यान रखना, रूमी खां के नेतृत्व में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इस समय रानी कर्मावती ने सहायता हेतु हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन ये हुमायूं समय पर
नहीं आ सका। 1535 में बहादुर शाह ने चित्तौड़ को जीत लिया। इस प्रकार 1535 में 1535 34 भी आता है कहीं कहीं पर, 1534 और 1535 दोनों याद रखना है। या तो 1534 आएगा या फिर 1535 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 1534 में आक्रमण कर रहा है, 1535 में ये यहाँ पर जीत रहा है। दोनों आएगा, दोनों में से एक ही आएगा, दोनों नहीं आएगा, दोनों में से एक ही आएगा, या तो 1534 आएगा या फिर 1535। तो यहाँ पर चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है। पहला कब हुआ था? 1303 में। किसके समय पर? रतन सिंह के समय। रानी करमावती के नेतृत्व में 13,000 महिलाओं ने जौहर किया और देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया हुआ था। पीछे से विक्रमादित्य और उदय सिंह को तो सुरक्षित बूंदी भेज दिया गया था इस समय पर, और ये जो बाघ सिंह थे देवलिया के, इन्होंने बहादुर शाह की सेना का सामना किया और शहीद हो गए। इधर से करमावती ने 13,000 महिलाओं के साथ में क्या कर लिया? जौहर कर लिया, और विक्रमादित्य और उदय सिंह को दोनों को सुरक्षित बूंदी भेज दिया गया था। हाँ, ये वही है, राणा प्रताप के पिताजी। करमावती ने सेठ पदमचंद के हाथों हुमायूं को राखी भेजी थी। 1536 में विक्रमादित्य ने पुनः चित्तौड़ पर आक्रमण कर लिया, क्योंकि यहाँ से ये चला गया था। कौन? बहादुर शाह। बहादुर शाह यहाँ से चला गया, तब फिर विक्रमादित्य बूंदी से आता है वापस और अपने सरदारों की सहायता से चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लेता है। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी पूतल दे के पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। कि बनवीर ने हत्या क्योंकि ये गुस्सा हो रहा था या फिर नाराज हो रहा था कि जिस मेवाड़ को, जिस चित्तौड़ को पहले के पूर्व के जो राजा महाराजा थे, जो शासक थे, उन्होंने बनाया, और ये एक डरपोक छोड़ करके भाग गया, तो इससे नाराज हो रहा था कि इसको यहाँ पर शासक बनने का कोई अधिकार नहीं है, मैं यहाँ का शासक बनूंगा। इस कारण से इसने विक्रमादित्य को मार दिया था। इसके बाद में ये उदय सिंह को मारना चाहता था, लेकिन उदय सिंह की दाई माँ थी कौन? पन्ना दाई। ये उदय सिंह वही है जो मैं पीछे बता रहा था ना, राणा प्रताप के पिताजी, ये वही है। लेकिन ये उदय सिंह सेकंड आते हैं, ध्यान रखना। उदय सिंह की दाई माँ पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को सुरक्षित नाय दंपति कीरत बारी की सहायता से कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा के पास में भेज दिया था। इस प्रकार से उदय सिंह बच जाते हैं और उधर से ये चंदन बलि को प्राप्त हो जाता है, और फिर बाद में ये यहाँ पर शासक बनते हैं 1537 से 1572 के बीच में। राणा उदय सिंह 1537 से 1572 ये मेवाड़ के शासक चल रहे हैं। 1537 में कुंभलगढ़ में राणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। किसकी सहायता से? मालदेव की सहायता से। 1540 में उदय सिंह ने बनवीर को पराजित कर दिया मावली के युद्ध में, और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। बनवीर कौन था? पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी थी। कौन? पूतल दे का पुत्र था कौन? ये बनवीर। अखिराज सोनग्रा ने अपनी पुत्री जयवंता बाई, जो कि राणा प्रताप की मां बनेगी, का विवाह उदय सिंह द्वितीय के साथ में किया था। 1543-44 में शेरशाह सूरी ने, इसके शासक बनने के बाद में शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया। तब उदय सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां शेरशाह सूरी को दे दी, और शेरशाह सूरी वापस यहाँ से चला जाता है। मतलब उस समय पर उदय सिंह शासक बने थे, तो उदय सिंह को कोई इतना युद्ध करने का शौक नहीं था, वो इतना युद्ध करने में रुचि नहीं लेते थे, तो शासक बने ही थे 1537 में, और ये 1543 में आ ही जाता है। तो उदय सिंह सोचता है कि अभी इससे हम युद्ध नहीं करेंगे, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की चाबी इसको दे देते हैं और ये वापस यहाँ से लौट जाएगा, और उदय सिंह ने ऐसा ही किया। राणा सांगा ने अपनी रानी करमावती को रणथंभौर का दुर्ग तथा 60 लाख रुपए की जागीर प्रदान की थी। ये वहां पर हमने देख लिया था, ये वापस आ गया पॉइंट, कोई बात नहीं। राणा सांगा को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट, हिंदू पद
सैनिक भग्नावशेष कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा, ये थोड़े से नोट्स रिपीट हो रहे हैं, देख लेते हैं, चलो चला लेते हैं आगे तक, निकालते हैं इसको। ये आप देख लो, नहीं देखा हो दोबारा से आ जाता है। ये उदय सिंह आ गया, यहाँ से मेरे को चलाना है। ये उदय सिंह आ गया, यहाँ से अपना आया, ये चाबियाँ भेज दी शेरशाह सूरी को उदय सिंह ने, और शेरशाह सूरी ने खवास खां को इस चित्तौड़ का अधिकारी नियुक्त करता है। हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ? 1557 में। किसके बीच में? उदय सिंह द्वितीय व हाजी का पठान के बीच में, और यहाँ पर मालदेव की ये सहायता करता है, लेकिन यहाँ पर उदय सिंह द्वितीय क्या होते हैं? पराजित हो जाते हैं। युद्ध का कारण क्या था? रंगराय नाम की गणिका थी, उसको लेकर के ये युद्ध हुआ था 1557 में, हरमाड़ा का युद्ध। 1559 में उदय सिंह द्वितीय ने उदयपुर नगर की स्थापना की और उदय सागर झील का निर्माण करवाया था। 1562 में उदय सिंह द्वितीय ने मालवा के बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। उदय सिंह द्वितीय के समय 23 अक्टूबर 1567 को अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और 25 फरवरी 1568 को जीत लिया। राणा प्रताप के समय यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हो रहा है, तीसरा साका। पहला भी हमने देख लिया, कब हुआ था? 1303 में। दूसरा हमने देख लिया कब हुआ था? 1534-35 में। यहाँ पर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर कौन था? बहादुर शाह। और फिर ये तीसरा हो रहा है 1567-68 में। यहाँ पर कौन है? अकबर। तो इस समय पर क्या होता है? अकबर जब आक्रमण करता है इस समय पर, तो उदय सिंह को यहाँ से, जो इसके सेनापति थे, वो यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। और राणा प्रताप उस समय पर राणा नहीं बने थे, तो प्रताप को भी और उदय सिंह को भी यहाँ से निकाल देते हैं पूरे परिवार सहित कि आप यहाँ से जाइए। और पीछे से जयमल, फत्ता सिसोदिया वगैरह जो इनके सेनापति थे, कल्लाजी राठौड़ वगैरह, उन लोगों ने यहाँ पर युद्ध किया था। इस समय उदय सिंह परिवार सहित गिरवा की पहाड़ियों में चले गए और पीछे से जयमल व फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में केसरिया हुआ। फत्ता की पत्नी थी फूल कंवर, लिखा हुआ यहाँ पर फूल कंवर, के नेतृत्व में जौहर हुआ था। अकबर के इस आक्रमण के समय अकबर की संग्राम नामक बंधु से जयमल मेड़तिया के पांव में गोली लग गई थी और गोली लगने से जयमल मेड़तिया घायल हो गए। घायल होने पर जयमल मेड़तिया ने अपने भतीजे कल्लाजी राठौड़ को कहा कि कल्ला कंधा दे, कल्ला कंधा दे। कल्लाजी ने इनको कंधा दिया, मतलब अपने कंधे पर बिठा लिया और अपने कंधों पर बिठा करके अकबर की सेना से युद्ध किया। इस कारण से कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथ वाला देवता कहा जाता है, क्योंकि 2 हाथ तो इनके थे नीचे, 2 हाथ ऊपर जयमल जी के थे। तो इस कारण से कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथ वाला देवता कहा गया। इन दोनों ने घायल होने के बावजूद भी अकबर की सेना से खूब अच्छे से युद्ध किया और फत्ता सिसोदिया यहाँ पर जो था उसने भी बहुत अच्छे से युद्ध किया था, बहुत अच्छे से। मतलब यदि अकबर के पास में अकबर इस युद्ध में बंदूकों का प्रयोग नहीं करता तो 100% यह युद्ध उदय सिंह या फिर उदय सिंह की सेना ही जीतती। किसी भी हालत में अकबर की सेना इस युद्ध को नहीं जीत सकती थी। ऐसे ऐसे सेनापति, ऐसे ऐसे ये राजपूत सरदार इतने महान अकबर की सेना को यूं काट रहे थे, यूं यूं गाजर मूलियों की तरह यूं। लेकिन वो जो सेनापति ताकतवर था, अच्छा लड़ रहा था, उसको ये गोले से उड़ाता जा रहा था वहाँ पर। तो इस प्रकार से फिर ये जीत जाता है अकबर अंतिम रूप में। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ को विजित करने के बाद में अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की और सोने के सिक्के चलाए। अकबर ने यहाँ पर इसको जीतने के बाद में 30,000 लोगों का कत्ले आम कराया, चाहे से कोई भी बच्चा, पुरुष, महिला, बुजुर्ग महिला हो, कोई भी हो, गर्भवती महिला हो, कुछ भी हो, सबको इसने यहाँ पर मारा था। किसने? अकबर ने। और लोग बताते कि अकबर महान है। क्या महान है? आसफ खां को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अधिकारी नियुक्त किया था। किसने? अकबर ने। अबुल फजल ने चित्तौड़गढ़ युद्ध का आंखों देखा वर्णन
किया है। अकबर ने जयमल व फत्ता की आगरा के किले के बाहर गजारूढ़ मूर्तियां बनवाई थी। क्यों बनवाई थी भाई? क्योंकि जयमल और फत्ता सिसोदिया ने इसकी सेना से बहुत बड़ी बहादुरी से युद्ध किया था। इतना भयंकर युद्ध किया कि अकबर देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था कि कैसे ये राजपूत सरदार है, कैसे ये सैनिक है जो इतने भयंकर और इतने अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं। तो अकबर इनकी युद्ध नीति से या फिर इनकी युद्ध कौशल से प्रभावित हो गया था। इसी कारण से अकबर ने आगरा किले के बाहर में इन दोनों की मूर्तियां बनवाई थी। 1568 में यहाँ पर ये अंतिम शाखा होता है मेवाड़ का। गोगोंदा उदयपुर में होली के दिन 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है और यहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है, किसकी? उदय सिंह की। ठीक है, तो अपना यहाँ पर ये हो गया है। और महाराणा प्रताप को देखेंगे तो महाराणा प्रताप वाला मैटर इसमें बहुत बड़ा है। महाराणा प्रताप वाला मैटर इसमें बहुत बड़ा है। ये वीडियो 50 मिनट का तो हो गया है। यदि हम इसको और करेंगे महाराणा प्रताप को पूरा, तो फिर ये हमारा 1 घंटे तक से भी ऊपर का हो जाएगा। चलो इसको हम कर देते हैं, राणा प्रताप को कर लेते हैं। राणा प्रताप महाराणा प्रताप 1572 से 1597 इनका शासनकाल रहा। नैनसिरी ख्यात, इसके लेखक है मोहम्मद नैनसी। इसके अनुसार राणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 को। कहाँ पर? कुंभलगढ़ के बादल महल में। पिता कौन थे? उदय सिंह द्वितीय, माता जयवंता बाई। और राज्याभिषेक इनका 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ। राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ राजसमंद में हुआ था। और मारवाड़ के शासक थे चंद्रसेन, ये भी यहाँ पर राणा प्रताप के राज्याभिषेक समारोह में शामिल हुए थे। क्योंकि यहाँ पर आपको पता कि ये गोगुंदा में क्यों हुआ? क्योंकि ये जो सरदारों ने इनका राज्याभिषेक किया था, इधर से उदय सिंह ने तो अपनी रानी धीरबाई के प्रभाव में आकर के अपने अयोग्य पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन मेवाड़ के सरदार उसको अपना राजा स्वीकार नहीं करते थे। इस कारण से फिर राणा प्रताप का इन्होंने गोगुंदा में राज्याभिषेक कर दिया। फिर ये इसको जगमाल को तो यहाँ से भगा देते हैं और राणा प्रताप यहाँ पर शासन कार्य संभाल लेते हैं। राज्याभिषेक के समय राणा प्रताप की तलवार कृष्णदास चुंडावत ने बांधी थी। उदय सिंह द्वितीय ने अपनी जैसलमेर की रानी बटियाणी या धीरबाई के प्रभाव में आकर इसके पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। मेवाड़ के सरदारों ने प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया और जगमाल को यहाँ से भगा दिया। जगमाल फिर चला जाता है किसकी शरण में? अकबर की शरण में। और अकबर ने जगमाल को जहाजपुर व आंधी की जागीर प्रदान किया था। जहाज में बिठाकर इसको आंधा कर दिया, आंधी। तो कौन सी जागीर दी? अकबर ने जगमाल को जहाजपुर और आंधी की जागीर प्रदान की थी। इसके बाद में अकबर ने, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये सामान्य सी बात आपको समझ में आ जाएगा और ये आपको ध्यान भी होगी। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए या फिर अपने अधीन करने के लिए 4 राजदूत भेजे थे, जिनका मैंने यहाँ पर ट्रिक बनाया ऐसे करके, जमा बट्टो। वैसे ये JMBT के नाम से भी लोग बनाते हैं, लेकिन मैंने इसको जमा बट्टो से ही याद कर रखा है। आप अपने हिसाब से इनको याद रख सकते हो। पहली बार आता है जलाल खां कोरची नवंबर 1572 में। फिर आता है मान सिंह जून 1573 में। फिर आता है भगवान दास अक्टूबर 1573 में। फिर आता है अंत में टोडरमल दिसंबर 1573 में। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून या 21 जून 1576 को। इस युद्ध में अकबर की सेना का मुख्य सेनापति कौन था? आमेर का शासक या फिर आमेर का कुंवर, जो भी शासक कह सकते हैं, आमेर का मानसिंह कछवाहा। मानसिंह 3 अप्रैल 1576 को अजमेर से रवाना हुआ और अपनी सेना का पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला और अंतिम पड़ाव मोलेला गांव राजसमंद में डाला था। यहाँ अकबर की सेना को मांडलगढ़ में पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध करने का 21 दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। तो ये आपने देख लिया। उसके बाद में
प्रताप ने भी अपनी सेना का पहला पड़ाव डाला था कुंभलगढ़ में और दूसरा पड़ाव अंतिम पड़ाव था लोसिंगांव राजसमंद में। इधर से सेना आमने सामने हो जाती है प्रताप की और अकबर की। प्रताप की सेनापति कौन थे? हाकिम का सूरी, राम सिंह तंवर ग्वालियर की, पूंजा बील, झाला मान, झाला विदा मान सोनगरा, भान सोनगरा, रावण कृष्ण दास चुंडावत, भामाशाह और ताराचंद ओसवाल। इधर से अकबर की सेना में मान सिंह प्रधान सेनापति, आसफ खां दूसरा सेनापति, माधो सिंह भानगढ़ का, लूण करण सांबर का, जगन्नाथ कछवा, हाजी मीर बख्शी खान, मेहतर खान। इस मेहतर खान ने ही इस अकबर की सेना के बीच में ये अफवाह फैलाई थी कि अकबर बादशाह खुद सेना लेकर के युद्ध में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर का इतिहासकार अल बदायूनी मौजूद था, जिसने अपने ग्रंथ मुंतखब उत तवारीख में इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। हल्दी घाटी युद्ध में योद्धाओं की स्थिति, यहाँ पर हम राणा प्रताप को देखते हैं। चंद्रावल जो ये भाग होता है पीछे वाला, उसमें था पूंजा बील। हरावल होता है आगे का, इसमें था हाकिम का सूरी और इसके जो सहायक थे सलूम्बर का किशनदास, सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा। राणा प्रताप के दाईं ओर कौन थे? भामाशाह, तारा बन के चमक रहा है राम की तरह, यानी कि भामाशाह, ताराचंद और राम सिंह। बाईं ओर कौन थे? झाला बिदा मान सोनगरा। इधर से मान सिंह के चंद्रावल में कौन था? मेहतर खां। और हरावल में कौन था? सैयद हासिम खां, आगे फिर आसफ खान, फिर जगन्नाथ कछवा। दाईं ओर कौन था? सैयद अहमद। और बाईं ओर कौन था? गाजी बख्श लूणकरण, गाजी बख्शी खां और लूणकरण। हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप के घायल हो जाने पर झाला बीदा ने राणा प्रताप का मुकुट धारण किया था। और उधर से खानवा के युद्ध में राणा सांगा का मुकुट किसने धारण किया था? बताओ किसने धारण किया था? झाला अज्जा ने। किसने? झाला अज्जा ने। ध्यान में रखना है, झाला अज्जा ने। चेतक की समाधि बलीचा गांव राजसमंद में है। खमनोर का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध। यहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया है, उसको हम देखते हैं। जैसे खमनोर का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल ने। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? अल बदायूनी ने। हल्दी घाटी या फिर मेवाड़ का थर्मोफिली किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। बादशाह बाग का युद्ध बताया है आसरवदी लाल श्रीवास्तव ने। और इसके अतिरिक्त हल्दी घाटी के युद्ध को घोड़ों का युद्ध भी कहा जाता है, बनास का युद्ध, रक्त तलाई का युद्ध भी कहा जाता है। रक्त तलाई का युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो दोनों सेनाएं लड़ी थी उनके हजारों सैनिक मारे गए और उनके जो खून बहा उससे वहाँ की धरती लाल हो गई थी। इस कारण से इस युद्ध को रक्त तलाई का युद्ध भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रताप के हाथी कौन थे? लूणा और राम प्रसाद। इस राम प्रसाद को अकबर ने की सेना ने पकड़ लिया और जब इसको अकबर के पास में ले जाया गया तो अकबर ने इसका नाम बदलकर रख दिया था पीर प्रसाद। इधर से अकबर के जो हाथी थे गजराज, गजमुक्ता, मर्दाना और हवाई। 15 अक्टूबर 1576 को अकबर स्वयं मेवाड़ आ जाता है और उदयपुर को जीतकर इसका नाम इसने कर दिया क्या? मोहम्मदाबाद। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने शाहबाज खां को प्रताप को पकड़ने के लिए भेजा। प्रथम बार शाहबाज खां प्रताप को पकड़ने के लिए आया 1577 में, लेकिन कुछ नहीं कर सका। थोड़ी सी इसको सफलता मिली। क्या मिली? 3 अप्रैल 1578 को इसने कोंबलगढ़ पर अधिकार कर लिया और प्रताप यहाँ से भाग गए पहाड़ियों में। वो पीछे से भान सोनगरा यहाँ पर शहीद हो गए थे। यहाँ पर जो ये युद्ध हुआ 1577 में अकबर का जो ये था सेनापति शाहबाज खां और प्रताप की सेना के बीच में, उस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने सार्वभौमिक युद्ध स्थल की संज्ञा दी थी। दूसरी बार आया ये शाहबाज का 1578 में, असफल रहा, नहीं पकड़ सका। तीसरी बार आया 1579 में, असफल रहा, महाराणा प्रताप को ये नहीं पकड़ सका।
इसी दौरान जब महाराणा प्रताप हल्दीघाटी युद्ध के बाद में इधर उधर जा रहे हैं, डोल रहे हैं और अकबर की सेना का सामना कर रहे हैं, इसी दौरान चूलिया ग्राम में भामाशाह ने प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। इस कारण से भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है। और भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। मेवाड़ का दानवीर कर्ण किसे कहा जाता है? भामाशाह को। 1580-81 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को प्रताप को पकड़ने हेतु भेजा था। अब्दुल रहीम खान खाना कौन था? ये अब्दुल रहीम खान खाना था जो ये अकबर जब उम्र में छोटा था उस समय इसका जो संरक्षक था, संरक्षक कौन था? वो नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। संरक्षक ये रहीम खान खाना कौन था? बैराम खां का बेटा था। बैराम खां को अकबर ने मार दिया था। बैराम खां को अकबर ने मार दिया था और बैराम खां की जो पत्नी थी उससे शादी अकबर ने कर ली थी और ये बैराम खां का ही पुत्र था। कौन? अब्दुल रहीम खान खाना। इसने प्रताप को पकड़ने के लिए प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर ने भेजा। फिर यहाँ पर प्रताप की सेना और इसके बीच में थोड़ी सी लड़ाई होती है और इस लड़ाई के दौरान अमर सिंह ने शेरपुर में मुगल यानी कि जो अब्दुल रहीम खान खाना के साथ में जो बेगमें आई थी उनको बंदी बना लिया, लेकिन प्रताप ने इन्हें ससम्मान वापस लौटा दिया। जब प्रताप ने मुगल बेगमों को ससम्मान वापस लौटाया तो इस बात से प्रताप के इस कृत्य से या फिर इस प्रकार के कार्य से अब्दुल रहीम खान खाना बहुत प्रभावित हुआ और खुश हुआ और फिर ये यहाँ से वापस चला जाता है। बोला कि अकबर को जाकर बोला कि मैं उस महान आत्मा के सामने युद्ध नहीं कर सकता, उसको पकड़ने के लिए नहीं जाऊंगा क्योंकि उसने इतना अच्छा आदर्श यहाँ पर मेरे सामने प्रस्तुत किया है। इसके बाद में आता है दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में हुआ था प्रताप और अकबर के बीच में, लेकिन दोनों यहाँ पर आमने सामने नहीं थे। प्रताप के सेनापति थे कौन? अमर सिंह और अकबर के सेनापति थे सुल्तान खान। ये चाचा था अकबर का। यहाँ पर ये मारा जाता है और विजय रहता है कौन? अमर सिंह यानी कि राणा प्रताप। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। अकबर ने प्रताप को पकड़ने हेतु 1584 में जगन्नाथ कछुआ व सैयद राजू के नेतृत्व में अंतिम अभियान भेजा जो कि असफल रहा। मतलब अंतिम समय तक प्रताप को अकबर किसी भी हालत में नहीं पकड़ पाया। स्वयं तो सामने जाता नहीं था अकबर प्रताप के, क्योंकि इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि प्रताप से सामने से जाकर के मुकाबला कर सके। यदि ये अकबर प्रताप के सामने आ जाता युद्ध करने के लिए तो 100% पूरे विश्वास के साथ में कह रहा हूँ प्रताप इसको वहीं पर ख़त्म कर देते। इतना सामना ये वहाँ पर प्रताप का नहीं कर सकते थे अकबर। ठीक है, तो कछुआ को भेजा था अंतिम समय में 1584 में, लेकिन ये भी असफल रहता है प्रताप को पकड़ने में। 1585 के बाद प्रताप ने अपनी नई राजधानी चावंड को बनाया जो कि 1615 तक रही थी। 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में धनुष की प्रत्यंचा छड़ाते समय प्रताप घायल हो जाते हैं और इसके बाद में प्रताप की मृत्यु हो जाती है। प्रताप का दाह संस्कार किया गया बारडोली गांव उदयपुर में। राणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बारडोली गांव उदयपुर में ही है, जिसका निर्माण अमर सिंह ने करवाया था। अमर सिंह कौन था? ये प्रताप का पुत्र था। राणा प्रताप को हल्दीघाटी का शेर और मेवाड़ केसरी कहा जाता है। प्रताप की राजधानियां केलवाड़ा 1572 के बाद बनी थी। गोगुंदा को बनाया था इन्होंने हल्दीघाटी युद्ध के समय, कुंभलगढ़ को बनाया हल्दीघाटी युद्ध के बाद में और चावंड को बनाया दिवेर के युद्ध के बाद में, जो कि 1585 से 1615 तक रही थी। 1585 से 1615 तक रही थी। ये प्रताप की राजधानियाँ थी। अकबर ने भारमल को
5000 का मनसब प्रदान किया था और अमीर उल उमरा और राजा की उपाधि प्रदान की थी। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ साथ में कि जो अकबर का पुत्र आएगा कौन, 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद में कौन आएगा, जहांगीर। इस जहांगीर ने किस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्रदान किया था? ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, आपको कमेंट करना है, इसका आंसर आपको देना है। आगे हम देखेंगे कि किसको जहांगीर ने 5000 का मनसब प्रदान किया था। ठीक है मित्रों, तो आज के वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, बहुत बड़ा हो गया, 1 घंटा प्लस कर गया, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे नोट्स आपके सामने यहाँ पर आ गए हैं, पहुँच गए हैं, और आप आराम से इन नोट्स को देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको महसूस होगा, आपको पता लगेगा कि वास्तव में एक अच्छे नोट्स इस चैनल के ऊपर डाले गए हैं। ठीक है मित्रों, तो आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इतना सा छोटा सा रिक्वेस्ट है जाते जाते आपके सामने कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले, और अपना एक अमूल्य कमेंट ज़रूर करें। कुछ सुझाव हो आपका मेरे लिए तो वो भी आप बताएं, कुछ डाउट हो किसी चीज़ को लेकर के तो वो भी आप बताने का कष्ट करें, या फिर मेरे ऊपर थोड़ा सा मेरे को सहयोग करें। ठीक है, तो इसी के साथ में हम रोकते हैं आज के वीडियो को। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए नोट्स के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।